Hello, dear friends. I am Professor Harish Chandra Shire, and in today's lecture, we are going to discuss about the theory of machine. ये लेक्चर आपको मदद करेगा आपकी MSBT या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। अगर आप गेट या IAS के प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हाट इज मशीन एंड व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो चलिए देखते हैं मशीन का मतलब क्या है। सो व्हाट इज मशीन? मशीन is a device which utilizes the available form of energy and convert that energy into useful work. मशीन मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करके उसको एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखी जाए तो मशीन इज अ डिवाइस विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। मतलब मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पर ह्यूमंस को एफर्ट ये कम यूज करना पड़ता है। ये डेफिनेशन हमने 3 इडियट्स मूवी में सुना था, जो कि सबसे आसान डेफिनेशन है मशीन का। अ मशीन मस्ट बी कैपेबल ऑफ डूइंग सम यूजफुल वर्क, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ मशीन। So let's see some examples of the machine. First one is the washing machine. Washing machine is used to wash the clothes. जैसे हम जानते हैं पहले महिलाएं कपड़े अपने हाथों से धोया करती थी। उस कपड़े धोने में उनका वक्त और एफर्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। बट जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आती गई और नए नए टेक्नोलॉजीज में हमने नई नई मशीन्स बनाना शुरू किया, तो वैसे ही वॉशिंग मशीन जो कि हम यूज़ करते हैं क्लॉथ वॉश करने के लिए, जैसे पहला का जो भी पहले वक्त वेस्ट होता था और एफर्ट वेस्ट होता था, वो अभी हम सिंपली एक बटन दबाकर वॉशिंग मशीन में क्या होता है, ऑटोमेटिक कपड़े वॉश भी हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। सो वहाँ पे पूरा जो एफर्ट लगने वाला था महिलाओं का वो रिड्यूस हो गया। उसी तरह से व्हीकल्स, बस हो, कार हो या ट्रेन हो, सही है, ये क्या है, मशीन है। अगर हम पहले ज़माने में देखे जाए तो हमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रैवल करने के लिए एक तो बैलगाड़ी का यूज़ करना पड़ता था, या फिर हॉर्स का यूज़ करना पड़ता था, या हॉर्स कार्ट का यूज़ करना पड़ता था, जिसमें हमें थकावट भी बहुत होती थी और वक्त भी ज़्यादा लगता था। बट अभी हम वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विथ कंफर्ट एंड विदाउट मच मोर एफर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रेन, बस और कार्स। देन pump which is used to raise the water from well. And the last example in this PPT, in this slide, is drilling machine which is used to drill the holes. So let's see what is theory of machines. It may be defined as that branch of engineering science which deals with the study of relative motion between the various parts of a machine and forces which act on them. तो बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर हम वेरियस मशीन पार्ट्स के बीच जो भी रिलेटिव मोशन होती है और उन मशीन पार्ट्स पर जो फोर्स एक्ट होता है, उन सब का स्टडी हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में करते हैं। द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियरिंग इन डिजाइनिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन्स। जैसे कि हमने देखा कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम स्टडी करते हैं वेरियस मशीन पार्ट्स के अंदर जो रिलेटिव मोशन होता है उनका। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्टीम इंजन है, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। अभी ये इंजन के अंदर सब डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, क्रैंक है, ठीक है, दिस इज द क्रैंक। सेकंड पार्ट क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, सही है। थर्ड पार्ट क्या है, पिस्टन है। एंड फोर्थ पार्ट क्या है, सिलेंडर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रैंक जो है आपका वो कनेक्ट किया गया है कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड ये अटैच किया गया है पिस्टन से, और पिस्टन ये इंसर्ट किया गया है सिलेंडर
के अंदर। तो जब भी ये क्रैंक मूव होता है तो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड में कोई ना कोई मोशन होगी, रिलेटिव मोशन। उसी तरह से कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगी। उसी तरह से पिस्टन और सिलेंडर में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगी। वो देखते हैं हम इस फिगर में। तो आपका ये सपोज स्टीम इंजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपका क्रैंक है, उसके बाद में ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये अंदर का आपका पिस्टन है और ये जो बाहर है ये सिलेंडर है। तो जब भी आपका क्रैंक मूव होता है मतलब रोटेट होता है तो उसी के साथ साथ आपका कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, टर्न होता है क्रैंक के साथ में। मतलब इन दोनों के बीच क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड में, मतलब इस क्रैंक में और इस कनेक्टिंग रॉड में कौन सी मूवमेंट है, टर्निंग मोशन है। सही है। उसी की तरह उसी के साथ कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन ये भी एक दूसरे के साथ मोशन में है, मतलब इन दोनों के बीच भी टर्निंग मूवमेंट है, टर्निंग मोशन है। और पिस्टन एंड सिलेंडर, इस इधर देखिए आप, ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो स्लाइड हो रहा है मतलब पिस्टन और सिलेंडर में स्लाइडिंग मोशन है। तो यही जो मशीन के अंदर जो मशीन पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो जो अटैच होते हैं एक दूसरे को, उन सब के अंदर कौन सी मोशन होती है, इसी का स्टडी हमें करना है थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। सो लेट्स सी थ्योरी ऑफ मशीन। जैसे कि हमने अभी देखा कि थ्योरी ऑफ मशीन इज नथिंग बट द theory of machine is nothing but the study of relative motion between the various machine parts। मतलब अलग बहुत सारे मशीन पार्ट्स में का जो भी रिलेटिव मोशन होता है उसका स्टडी करना मतलब थ्योरी ऑफ मशीन। तो बेसिकली हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर स्टडी करते हैं मोशन का। सही है। तो ये मोशन, जब किसी बॉडी को मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्स लगता ही होगा। सही है। मतलब क्या कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उसे हमें मोशन प्रोवाइड करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है। मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोशन का स्टडी करते समय हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। वन इज द विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस एंड सेकंड वन इज द विथ कंसिडरिंग द फोर्सेस। जब हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो उस प्रकार के स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और जब हम फोर्स कंसिडरेशन में लेते हैं मतलब फोर्स कंसिडर करके मोशन का स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स। नाउ यू कैन सी हियर, हम क्या कह रहे हैं कि विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस जब हम मोशन का स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और जब मोशन का स्टडी हम फोर्सेस कंसिडर करके करते हैं उसे बोलते हैं डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हो गए, जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, यस, वेलोसिटी होता है जिसको हम ds/dt बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है जिसको हम dv/dt बोलते हैं, जर्क होता है जिसको da/dt बोलते हैं, और टाइम भी होता है। तो जर्क मतलब कि जब भी हम किसी बस में या गाड़ी में ट्रैवल करते हैं और अचानक से ड्राइवर जब ब्रेक मारता है तब हमें जो झटका लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्क। ये तो टूल्स हो गए किसके, काइनेमैटिक्स के। तो इसी तरह डायनामिक्स, यहाँ पे हम किसका कंसिडरेशन कर रहे हैं, फोर्स का कंसिडरेशन कर रहे हैं। फोर्स का कंसिडरेशन कर रहे हैं मतलब इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस पर लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू a। तो फोर्स आपको यहाँ पे भी क्या है, एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब फोर्स डायनामिक्स में भी है और फोर्स काइनेमैटिक्स में भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। सो एक्सेलरेशन का प्रेजेंट होना मतलब क्या बोल रहा है कि फोर्स इधर भी है और फोर्स इधर भी है। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो काइनेमैटिक्स में नहीं है, तो काइनेमैटिक्स में मास नहीं होता है, फोर्स होता है। बट हम लोग अगर एग्जाम में लिखेंगे
तो आपको लिखना पड़ेगा काइनेमैटिक्स इज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बट एक्चुअल आप अगर नॉलेज कंसेप्ट से जाओगे तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या मास नहीं होता है काइनेमैटिक्स के अंदर, और डायनामिक्स में मास होता है। इसको आप प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा एक टर्म डायनामिक्स विस्कोसिटी। ये क्या होता है, केजी में होता है, सही है, मतलब डायनामिक्स विस्कोसिटी केजी में होता है। अगर हम इस डायनामिक्स विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, डेंसिटी भी क्या हो गया, केजी में होता है, केजी पर मीटर क्यूब ऐसा कुछ होता है, सही है। तो यहाँ पे केजी केजी कैंसिल हो जाता है, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डायनामिक्स विस्कोसिटी में से, मतलब डायनामिक्स में से क्या मास डिवाइड करते हैं, उसे हम मास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। मतलब इसमें क्या होता है, मास नहीं होता है। फोर्स कैसा फोर्स होता है क्या, तो हाँ काइनेमैटिक्स में फोर्स होता है, तो क्या नहीं होता है, मास नहीं होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल्स बताता हूँ। आप सब बाइक चलाते होंगे, सही है। अगर आप 18 इयर्स के ऊपर हो, बाइक चलाते हो, सही है, और आपके पास लाइसेंस है। अगर आप बाइक चलाते हो और आपके पास लाइसेंस है और आपको ट्रैफिक हवलदार पकड़ता है, तो वो आपका लाइसेंस देखता है और आपको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस है मतलब आप लीगली बाइक चला सकते हो, सही है। अगर उसी जगह अभी आप बाइक चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है मतलब आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और आपको ट्रैफिक हवलदार पकड़ लेता है, तो क्या करता है ट्रैफिक हवलदार, आपसे फाइन लेता है। फाइन क्यों लेता है, क्योंकि आप जो गाड़ी चला रहे हो वो कैसी है, इलीगली चला रहे हो। आपको गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है कि आप बाइक चला सकते हो, क्योंकि आपके पास में लाइसेंस नहीं है, सही है। उसी तरह से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है मतलब आप इलीगली बाइक चला रहे हो। इधर डायनामिक्स में अगर लाइसेंस है तो आप लीगली बाइक चला रहे हो। तो उसी तरह से फोर्स जो डायनामिक्स में होता है वो लीगली होता है, और काइनेमैटिक्स में होता है वो इलीगली होता है। इलीगली होता है मतलब आपको बाइक तो चलाना आती है मगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। उसी तरह काइनेमैटिक्स में फोर्स तो होता है लेकिन वो लीगली नहीं होता है, इलीगली होता है। जैसे डायनामिक्स में लीगली होता है, आपको बाइक भी चलाना आती है और आपके पास लाइसेंस भी है। इधर आपके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन आपको बाइक चलाना आती है, मतलब यहाँ पे फोर्स होता है बट कैसा होता है, इलीगली होता है। और डायनामिक्स में फोर्स लीगली होता है। सो चलते हैं, इसी को मैं अगर फिर से एक छोटा सा टर्म रह गया हमारा, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर स्टडिंग द काइनेमैटिक्स हम लोग डायनामिक्स नहीं पढ़ सकते। अगर कोई आपको काइनेमैटिक्स पढ़ाने से पहले ही डायनामिक्स पढ़ा रहा है तो वो आपके साथ मजाक कर रहा है। ऐसा फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो डायनामिक्स से पहले काइनेमैटिक्स से पहले डायनामिक्स पढ़ाया जाए। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। जब आप 11th में थे तो आपने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स। उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोशन, जो कि होता है डायनामिक्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हो फिर लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, मतलब डायनामिक्स पढ़ रहे हो, सही है। उसी तरह जब आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में आए हो तो तब आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा स्टैटिक्स, सेकंड पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स और फिर पढ़ा होगा डायनामिक्स। उसी तरह जब आप एफएमएम पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सेकंड होता है फ्लूइड स्टैटिक, थर्ड होता है फ्लूइड काइनेमैटिक्स और फोर्थ होता है फ्लूइड
डायनामिक्स। मतलब ये फिजिबल ही नहीं है कि आप विदाउट स्टडीइंग दी काइनेमेटिक्स डायनामेटिक पढ़ो। तो आपको डायनामेटिक पढ़ने से पहले काइनेमेटिक्स पढ़ना ही पड़ता है। Theory of machine may be subdivided into 4 branches, that is the kinematics, kinetics, statics and dynamics. So let it discuss it one by one. First one is the kinematics. It deals with the relative motion between various parts of machine, or we can say it deals with the geometry of motion without considering the forces that cause motion. इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बच्चा साइकिल चला रहा है। यहाँ पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। साइकिल चलाते वक्त वो बच्चे को जो भी एफर्ट लग रहा है या उस साइकिल पर जो भी मास है वो हमें यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं करना है। हमारा यहाँ पे इंटेंशन क्या होगा कि साइकिल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, मतलब हमें कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, उसके बेसिस पे वेलोसिटी मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, जर्क मिल रहा है। हमें यहाँ पे उस पर वो बच्चा कितने एफर्ट्स लगा रहा है, कितने फोर्स लगा रहा है, उस पर कितना मास है, इसका कुछ भी कंसिडरेशन करना नहीं है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन से लेना देना है। बाकी उसमें फोर्स क्या लग रहा है, एनर्जी क्या लग रही है, मास कितना है, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो सेकंड देखते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स इट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट्स इन मोशन, और वी कैन से इट इंक्लूड काइनेमैटिक्स एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस दैट कॉज द मोशन। मतलब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी मूविंग कंडीशन में एक व्हीकल है और मूविंग कंडीशन में उस व्हीकल पे जो भी फोर्सेस लगते हैं तो उस फोर्सेस का स्टडी और उस फोर्सेस से होने वाले इफेक्ट्स का स्टडी मतलब क्या होता है, डायनामिक्स। स्टैटिक इट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल द मशीन पार्ट्स आर एट रेस्ट, द मास ऑफ द पार्ट्स assumed to be negligible। इसका हम एग्जाम्पल देखने जाएं तो रोड्स, बिल्डिंग्स, टावर्स और ब्रिजेस। मतलब स्टैटिक मतलब ऐसा कि ऐसे फोर्सेस का, ऐसे बॉडी का स्टडी करना कि जिस बॉडी पे हम फोर्स ऐड कर रहे हैं मतलब वो बॉडी कैसी है, रेस्ट पोजीशन में अपने। जैसे आप देख सकते हैं रोड्स हमेशा रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उस पर कंटिन्यूअसली व्हीकल्स मूव होते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई होते रहता है, पर रोड कभी वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है क्या, नहीं। उसी तरह से बिल्डिंग्स पर भी कंटिन्यूअस फोर्सेस अप्लाई हुए रहते हैं, बट बिल्डिंग कैसी रहती है, हमेशा रेस्ट पोजीशन में। ऐसा हमने कभी देखा है क्या कि अभी 2 मिनट पहले बिल्डिंग यहाँ पे थी, तीसरे मिनट में दूसरे पोजीशन पे गई और चौथे मिनट में तीसरे पोजीशन पे गई, ऐसी मूव होते रहती है क्या बिल्डिंग, नहीं, रेस्ट पे रहती है। तो जो बॉडी रेस्ट पर है और उस पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं और उस फोर्स से होने वाला जो इफेक्ट है, इसका स्टडी मतलब स्टैटिक। काइनेटिक्स इट डील्स विद द इनर्शिया फोर्सेस व्हिच अराइजेस फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स में देखा था कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है, सही है। बाइसिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, लेकिन वो मूव होने के लिए एक बच्चा क्या एफर्ट लगा रहा है, वो बच्चा कितने फोर्स लगा रहा है, उस पर कितना मास है, ये सब कंसिडरेशन करके जब हम स्टडी करते हैं उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और जब हम उस पर लगने वाला मास, फोर्स या एफर्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन कंसिडर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। अभी देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन इंजीनियरिंग। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, यहाँ पे हमने वर्ड दिया है द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब आपका हो गया मास, उसके बाद लेंथ,
सही है, मास, लेंथ, उसके बाद होता है आपका टाइम, उसके बाद होता है आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये जो सब होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब जो होता है, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमारा जो होता है इसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज इंजीनियरिंग ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एवरी क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सम आर्बिट्ररी बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब जो भी यूनिट्स इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट किया हुआ है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो सब इंटरनेशनली यूज करते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मेड इन दिस सब्जेक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। वन इज द लेंथ, सेकंड वन इज द मास एंड थर्ड वन इज द टाइम। सो ये सब्जेक्ट में जो भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं वो तीन टाइप में फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम। आफ्टर दैट डिराइव्ड यूनिट्स, सम यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? तो यूनिट्स ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सब हमारे जो होते हैं इसे हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर ओनली फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। सो कौन से फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है? वन इज द CGS यूनिट्स, सेकंड वन इज द FPS यूनिट्स, थर्ड वन इज द MKS यूनिट्स and fourth one is the SI units. So let it discussed one by one. CGS units. In this system, the fundamental units of length, mass and time are centimeter, gram and second respectively. हम इसे CGS क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हम लेंथ, मास और टाइम का यूनिट ले रहे हैं वो क्या होता है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? CGS यूनिट। CGS यूनिट को एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और फिजिसिस्ट यूनिट। द CGS यूनिट्स नोन एज एब्सोल्यूट यूनिट्स और फिजिसिस्ट यूनिट्स। सेकंड वन इज द FPS यूनिट्स। In this system, the fundamental units of length, mass and time are foot, pound and second respectively. मतलब इस यूनिट्स में क्या होता है कि जो भी लेंथ, मास और टाइम का यूनिट होता है वो होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? FPS। FPS मतलब फुट, पाउंड एंड सेकंड। Then MKS units. In this system, the fundamental units of length, mass and time are meter, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। इसमें जो भी हमारे लेंथ का, मास का और टाइम का यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर स्टैंड्स फॉर M, K stands for kilogram and S stands for second. That's why it is called as a MKS units. MKS units को हम also known as gravitational units और engineers units। मतलब MKS units को हम और एक नाम और दो नाम से जाना जाता है, एक gravitational units और engineers unit। After that international system of units, इसे हम क्या बोलते हैं? SI units। In this system, the fundamental units are meter, kilogram and second। मतलब इस यूनिट में हम क्या करते हैं? लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, लेंथ का यूनिट। उसके बाद में मास का यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम और टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड। बट देयर इज अ स्लाइटली वेरिएशन इन द डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब इसके इंटरनेशनल यूनिट्स में हम लेंथ मीटर में लेते हैं
किलोग्राम, मास किलोग्राम में लेते हैं और टाइम सेकंड में लेते हैं, बट जो डिराइव्ड यूनिट्स है इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब आपका डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। आई होप you like this lecture. Thank you.